सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो विधियां पढ़ी थी, जिनमें मैंने आपको स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियों के बारे में बताया था। उन्हीं विधियों के अंतर्गत जो स्वस्थानीय विधि अर्थात इन सीटू मेथड है और इन सीटू मेथड के अंतर्गत ही बात की गई थी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की, नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो वहीं से हमने अपना पहला टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व प्रारंभ पढ़ाना किया था। और बायोस्फीयर रिजर्व के डेफिनेशन क्या थी, बायोस्फीयर रिजर्व की जो संकल्पना थी वो कब से प्रारंभ हुई, यह सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम संचालित किया गया था और इसी के माध्यम से क्या किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा को स्थापित किया गया था। और बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव मंडल आगार या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो शब्द था वो सबसे पहले एडवर्ड सुएस के द्वारा क्या किया गया था, प्रयोग में लाया गया था। इतनी जानकारी दे चुका था मैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है बेटा, उनको हम क्या करते हैं, 3 भागों में या 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है अर्थात केंद्रीय भाग को हम कोर जोन कहते हैं। कोर जोन के बाद जो आउटर लेयर आती है उसको हम बोलते हैं बेटा मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, या फिर बफर जोन कहा जाता है उसी को। और बफर जोन का जो आउटर लेयर होता है उसे ट्रांजिशन जोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, ठीक है बेटा। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो जैव विविधता से संबंधित संरक्षण की विधियों के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में पढ़ना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक हम प्रारंभ कर चुके थे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में चर्चा हो रही थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो संरचना होती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की वो किस तरीके की होती है। तो आज हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत यानी भारत में पाए जाने वाले बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे पहले बेटा आपको अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। और आप जान रहे हो कि जैसे कि यूपीटीईटी हो गया, सुपर टीईटी हो गया, आपका सीटेट हो गया, रीट हो गया, तो ये पर्यावरण ओरिएंटेड जो पेपर्स होते हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, और जीएस में भी एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। तो इसलिए आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है बेटा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर हम बात करें टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं बेटा, टोटल 18 अर्थात 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था बेटा वो है हमारा नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसे आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। और इसकी घोषणा बेटा 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में नीलगिरी को क्या किया गया था बेटा, एज ए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। अगर हम बात करें बेटा इसकी लोकेशन की, तो आप सभी जानते हैं कि नीलगिरी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह 3 राज्यों केरल के साथ साथ कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य में इसका अधिकतम भाग आता है, तो आप आंसर करेंगे तमिलनाडु में।
अर्थात इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो बेटा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि यह जो पार्ट है तमिलनाडु का, यह वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 3 बेटा राज्यों की सीमा पर स्थित है और यहाँ पर बेटा नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। और आप सभी जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, क्योंकि नीलगिरी जो पहाड़ी है बेटा उस पर नीलकुरंजी नामक फूल पाए जाते हैं। किस तरीके के फूल पाए जाते हैं, नीलकुरंजी। और जब ये फूल खिलते हैं तो पूरे की पूरी पहाड़ी बिल्कुल नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया बेटा, नीलगिरी पहाड़ी पड़ गया। और इसी के आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को बेटा क्या कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया, अनाउंस्ड कर दिया गया। ठीक है बेटा, इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो नीलकुरंजी फूल हैं बेटा, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये पुष्प जो है, ये फूल जो है वो क्या करते हैं बेटा, खिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी पर जो पुष्प पाए जाते हैं वो नीलकुरंजी नामक पुष्प पाए जाते हैं और यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद खिलते हैं। जब यह पुष्प खिलते हैं तो पूरी की पूरी पहाड़ी नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम यहाँ वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है बेटा, तो यह हमारा पहला हो गया और आपको इम्पॉर्टेंट है, याद भी रखना है, क्योंकि यह भारत का पहला है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। चलिए, और यह कब घोषित किया गया था, तो 1986 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, अर्थात नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बेटा यह किस राज्य में स्थित है, आप सभी जानते हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर उत्तराखंड में भी बात करें तो चमोली ज़िले में स्थित है और इसका जो घोषणा की गई थी, यह अनाउंस्ड किया गया था 1988 अर्थात 1988 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है बेटा, तो आप सभी जानते हैं कि यह नंदा देवी क्या है। नंदा देवी एक पर्वतीय चोटी है और यह पर्वतीय किसकी चोटी है, तो ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है उस ग्रेट हिमालय का बेटा क्या है, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कितनी ऊंचाई है बेटा नंदा देवी की, 7,816 मीटर। और आप सभी जानते हैं कि हिमालय को जब देखा जाता है तो इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, ग्रेट हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय या मिडिल हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक हिमालय। तो यह किसका पार्ट है, यह पार्ट है नंदा देवी ग्रेट हिमालय का भाग है। ग्रेट हिमालय की पर्वतीय चोटी है और सबसे ऊंची चोटी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है बेटा, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी की, तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है ऋषिगंगा नदी। ठीक है बेटा, अगर हम इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी की बात करें, मेजर रिवर की बात करें, तो प्रमुख नदी कौन सी है, ऋषिगंगा। और आप सभी जानते हैं कि इसी क्षेत्र में वैली ऑफ फ्लावर्स पाई जाती है, अर्थात फूलों की घाटी पाई जाती है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं और पूछा भी जाता है कई बार, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पाई जाती है, अर्थात फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में पाई जाती है। और इस वैली ऑफ फ्लावर्स में बेटा अल्पाइन टाइप के फूल पाए जाते हैं। किस प्रकार के पुष्प मिलते हैं, अल्पाइन पुष्प मिलते हैं। कैसे पुष्प मिलते हैं, अल्पाइन पुष्प मिलते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें हम इनकी, नेक्स्ट हमारा आता है नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर नोकरेक की बात करें बेटा तो इसको भी अनाउंस्ड किया गया 1988 में, अर्थात 1988 में इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस्ड किया गया। और यह किस राज्य में पड़ता है,
मेघालय में पड़ता है। और आप सभी जानते हैं मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ फेमस हैं, जिन्हें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम से आप लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा यह नोकरेक, तो यह बेटा गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसी के आसपास का जो क्षेत्र था, अराउंड या सराउंडिंग एरिया जो था, उसको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया 1988 में, अर्थात 1988 में। और इस चोटी की ऊंचाई बेटा 1412 मीटर है, जो कि गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो नोकरेक बेटा कब घोषित किया गया? 1988 में घोषित किया गया। और किस राज्य में पड़ता है? तो आप आंसर करेंगे मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें, मेजर रिवर की बात करें, तो सिमसंग नदी जो है वो बेटा प्रमुख नदी है इसकी नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। और अगर हम बात करें बेटा तो इसी के कोर जोन को, इसी बायोस्फीयर के कोर जोन को नेशनल पार्क अर्थात नोकरेक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया जा चुका है। और अगर यहाँ पाई जाने वाली वेजिटेशन की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, तो यहाँ बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है बेटा हमारा मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और बेटा मानस बायोस्फीयर रिजर्व को भी 1988 में ही डिक्लेयर किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, और यह असम के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया होगा, या जब भी क्लास में मैंने पढ़ाया होगा तो बताया होगा, असम का गम अर्थात असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भी असम के अंतर्गत आता है। तो असम की अगर हम बात करें बेटा, तो असम का जो मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 1988 में डिक्लेयर किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। और यह बेटा जो मानस है, मानस एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और इसी सहायक नदी के आसपास का जो क्षेत्र है बेटा, इस क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था 1988 में। अगर हम बात करें तो इस मानस नाम से अभी मैंने बताया जैसा कि नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत बात करें तो बेटा यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा आपको, और एलिफेंट रिजर्व भी देखने को मिलता है। कहाँ बेटा? मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। अगर बेटा नेशनल पार्क की बात करें तो यह मानस नेशनल पार्क जो है बेटा वो फेमस है एशियन एलिफेंट के लिए, अर्थात एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। नेक्स्ट है हमारा बेटा मन्नार अर्थात मन्नार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं, आप सभी जानते हैं कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु रीजन में मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। तो यह बेटा कैसा है? मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है अर्थात सागरी या आप कह सकते हैं जलीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, भारत का। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 1989 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और अभी मैंने स्टेट बताया था किस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। फेमस किस लिए है बेटा? मरीन इकोसिस्टम्स के लिए फेमस है, या आप कह सकते हैं कि जो सागरी पारितंत्र है उसके लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा बेटा? मन्नार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या आप गल्फ ऑफ मन्नार कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी गहराई की बात करें, क्योंकि यह सागरी है तो गहराई अप्रॉक्सीमेटली लगभग बेटा 1300 मीटर गहराई इस बायोस्फीयर रिजर्व की है। तो अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछ दिया जाए, भारत का वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताइए जो सागरी है, तो सागरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा? मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये छोटे छोटे इनकी चर्चा अभी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे सुंदरवन की। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। बेटा सुंदरवन
कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी जानते हैं सुंदरबन पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल रीजन में, अर्थात पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं सुंदरबन। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश में भी सुंदरबन पाए जाते हैं, लेकिन हमें इंडिया का पढ़ना है तो भारत में पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको 1989 में 1989 अर्थात 1989 में ही क्या किया गया बेटा, इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और अगर हम सुंदरबन की बात करें तो जो सुंदरबन है बेटा वह गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं उन नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है। आप सभी डेल्टा से परिचित होंगे। तो डेल्टाई जो क्षेत्र होता है बेटा गंगा और यमुना की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही क्या किया गया 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो आप आंसर करेंगे पश्चिम बंगाल में। इसकी घोषणा कब की गई? 1989 में। देखिए बेटा यह घोषणा जो ईयर मैं बता रहा हूँ ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पूछी नहीं जाती एग्जामिनेशन में, बट स्टेट आपको याद रखना है कि किस राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अर्थात ज्वारी वन जो है वो बेटा पाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस रीजन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो दलदली भूमि में लगातार बने रहते हैं, अपने जीवन को सरवाइव करते रहते हैं, सड़ते नहीं हैं। ठीक है बेटा, यानी इन्हें अत्यधिक पानी में जीवित रहने की अनुकूलन होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा एक टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यहाँ बाघ संरक्षण भी है। आगे बात करेंगे बेटा ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। अगर ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो बेटा इसको भी 1989 में ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और ग्रेट निकोबार क्या है बेटा, तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेट निकोबार इज अ पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, अर्थात यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, एक भाग है। ठीक है, जिसे 1989 में क्या घोषित कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है बेटा, और अगर हम इस ग्रेट निकोबार की बात करें तो इस ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। ठीक है, और इस क्षेत्र में बेटा क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि भारत का द्वीपीय बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, द्वीपीय बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा, आप आंसर करेंगे बेटा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, बट अगर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो बेटा ये है सैडल पीक। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला हमारा है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगला कौन सा है बेटा, डिब्रू साइखोवा। इसको बेटा 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और आप सभी जानते हैं कि बेटा ये किस स्टेट में पड़ता है, तो यह असम के अंतर्गत आता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व यही है, डिब्रू साइखोवा। आप यह कह सकते हैं सबसे छोटा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो क्षेत्र है असम के अंतर्गत, ठीक है, उसे ही 1997 में अर्थात 1997 में क्या कर दिया गया बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पर बेटा घने वन पाए जाते हैं, अर्थात हाई डेंस फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। और यह बेटा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2017 में यह काफ़ी चर्चित रहा था, क्योंकि असम गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर उत्खनन या खनन का अधिकार दे दिया गया था, अर्थात यहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकालने का जो अधिकार था वो दे दिया गया था। और सभी जानते हैं आप लोग कि असम में जो पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र थे सबसे प्रमुख उसमें आता है डिगबोई। ठीक है, डिगबोई, तो यह याद रखेंगे डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। आगे बात करेंगे बेटा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, अर्थात पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। इसे बेटा 1999 में अर्थात 1999 में
बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि यह क्या है बेटा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का एक पहाड़ी क्षेत्र है, अर्थात आप कह सकते हैं इट इज़ अ हिल स्टेशन ऑफ एमपी। यह मध्य प्रदेश का क्या है बेटा, पहाड़ी क्षेत्र है। और इसी पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के इलाके को 1999 में क्या घोषित कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अगर हम बात करें बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो यह धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है। और इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आता है और इसी के साथ ही साथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। और यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में 2009 में इसको क्या किया, शामिल कर लिया है। तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से। आगे बात करते हैं बेटा कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा आप सभी जानते हैं यह किस स्टेट में पड़ता है, तो यह सिक्किम में पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि कंचनजंगा क्या है बेटा, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय का ही भाग है, ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हैं 8586 मीटर ऊंची चोटी है। और इसी के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बेटा डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है, तो आप आंसर करेंगे सिक्किम में पड़ता है और यह ग्रेट हिमालय का भाग है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, रन ऑफ कच्छ की बात करें, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पड़ता है बेटा, गुजरात में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। भारत का सबसे छोटा कौन सा बताया था, डिब्रू साइखोवा जो असम में पड़ता है। और सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जो लोकेटेड कहाँ है बेटा, गुजरात में है। और यह कैसा क्षेत्र है, तो आप यह कहेंगे यह दलदली और लवड़ी क्षेत्र है, अर्थात यह स्लाइन एंड मार्सी एरिया है, अर्थात दलदली और लवड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। इसके साथ ही साथ बेटा फिशिंग भी होती है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ बेटा जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं तो एकदम सतरंगी नज़ारा दिखाई देता है, जिसके कारण बेटा यहाँ पर्यटक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और इसी कच्छ के रन बायोस्फीयर रिजर्व को वाइट डेजर्ट भी कहा जाता है, वाइट डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की घास की, तो इसको बेटा कहा जाता है बन्नी। बन्नी क्या है बेटा, एक विशेष प्रकार की घास है जो कच्छ के रन में पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ एक विशेष प्रकार का ऊँट भी पाया जाता है, जिसे खरकाई ऊँट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, खरकाई ऊँट के नाम से जानते हैं, लगभग गधे जैसा होता है। ठीक है, तो खरकाई ऊँट के लिए फेमस है। और कच्छ के रन की अगर हम बात करें बेटा, तो यह जंगली गधों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ही कच्छ का रन है। आगे बात करते हैं बेटा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। तो सिमलीपाल बेटा यह मयूरभंज जिला उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, और यह कैसा है, एक वन क्षेत्र है, अर्थात यह फ्लोरा के लिए इसको घोषित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ बेटा रेड सिल्क कॉटन पाया जाता है। क्या मिलता है, रेड सिल्क कॉटन के लिए यह फेमस है। आगे की बात करें बेटा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बेटा मिलता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें फेमस हैं, एक तो है पिन वैली अर्थात पिन घाटी। पिन घाटी कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। और स्पीति घाट के लिए भी यह फेमस है। और यहीं पर लाहौल डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क भी है, जिसे कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, अर्थात शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। और फूलों की घाटी अर्थात वैली ऑफ फ्लावर्स किस स्टेट में स्थित है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट हो गया। आगे बात करते हैं बेटा अचानकमर अमरकंटक
बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें बेटा, तो यह 2 प्रदेशों में अर्थात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आता है। यह 2 प्रदेशों के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश रीजन में भी आता है। मैक्सिमम पार्ट इसका अर्थात 2/3 हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। अगर सिंगल स्टेट पूछा जाए तो बेटा आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़, अगर सिंगल पूछा जाए। और अगर मध्य प्रदेश भी है तो ए और बी दोनों ही उत्तर सही होंगे। और यहाँ की अगर हम बात करें इस अमरकंटक की, तो आप सभी जानते हैं कि अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर, आप यह कह सकते हैं कि 60% भाग पर, अप्रॉक्सीमेटली 60% भाग पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यह रहा बेटा अचानकमर अमरकंटक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा कुछ बचे हुए शेष बायोस्फीयर रिजर्व की। उनका केवल आप नाम और उनका स्टेट जान लीजिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह बेटा किस प्रदेश में पाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ साथ बेटा अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये बेटा ये केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में स्थित है। और आप सभी जानते हैं कि इधर ये जो पार्ट पड़ता है वो पश्चिमी घाट का भाग पड़ता है और यहाँ जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, 16 वन कहा जाता है। तो 16 वन किस रीजन में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के जो वन हैं उन्हें क्या कहा जाता है, 16 कहा जाता है। या आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट के जो सदाबहार वन होते हैं उनको 16 के नाम से जाना जाता है। तो 16 फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके बाद बेटा आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी के साथ साथ हमारा अंतिम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश रीजन में स्थित है। ठीक है बेटा, तो ये थे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जिनके बारे में मैंने काफ़ी तथ्य आपको बताए। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, वो सारे के सारे तथ्य आपको बता दिए गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करें और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।